वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर सादिया रियाज ने, जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट हैं, और उनसे आज हम बात करेंगे कि अक्सर औकात जब हम कह रहे होते हैं कि जी हमारी हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है, हमारे जॉइंट्स में बहुत दर्द हो रहा है, मसल्स में बहुत दर्द हो रहा है, तो हम पहले जो है भागते हैं ऑर्थोपेडिक की तरफ ही। तो इनसे पहले तो हम जानेंगे कि ये जी ऑर्थोपेडिक और रूमेटोलॉजी ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, अगर हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में कि जब भी हड्डी जोड़ की दर्द हुई तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। रूमेटोलॉजी की फील्ड पाकिस्तान में निस्बतन नई है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। बिल्कुल। हमारी फील्ड का जो ताल्लुक है उसमें हड्डियों जोड़ों मसल्स का इलाज हम करते हैं, और ये विदाउट एनी सर्जरी होता है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए होता है। हमारे इलाज में दवाइयाँ, इंजेक्शंस, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, अपनी ज़िंदगी में आप क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे वेट रिडक्शन, इस तरह की चीज़ें पेशेंट को गाइड की जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ये चीज़ें की जाती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हमेशा अगर हम बात करें कि जब भी दर्द होता है, आपको हड्डी में दर्द हो गया, आपको लगता है कि जी आपको ऑर्थोपेडिक की तरफ जाना चाहिए अमूमन, ठीक है, मसल का भी आपको दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको आगे शिफ्ट ज़रूर करता है कि अच्छा जी आप इस वाले डॉक्टर के पास चले जाएं, और लोगों को अमूमन पता नहीं होता कि रूमेटोलॉजिस्ट बेसिकली होता कौन है या किन किन डिजीज़ के लिए आपको उनको कंसल्ट करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं, कॉमन डिजीज़ की अगर हम बात करें, जो कि आम तौर पे लोगों को हो रहे होते हैं मसाइल, उसमें उनको रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए इसको मैं दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करूँगी। एक वो कैटेगरी जिसमें वेयर एंड टीयर या उम्र के साथ, टाइम के साथ आपकी हड्डियाँ या जोड़ कमज़ोर हो रहे हैं। सेरेफेरिस में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी आती है, यानी हड्डियों में भुरभुरापन या हड्डियों का सुराख हो जाना। इसी तरह उम्र और टाइम के साथ आपके घुटनों के बीच में जो गैप होता है या चिकनाई होती है वो खुश्क होना शुरू हो जाती है, और आर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है। तो ये वो बीमारियाँ हैं जो टाइम और उम्र के साथ साथ लोग फेस करते हैं। जहाँ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी जिस चीज़ को, वो है ऑटो इम्यून बीमारियाँ, जिसको हम लोग डील करते हैं। ऑटो इम्यून से मुराद ये कि आपका इम्यून सिस्टम या दिफाई निज़ाम जो है वो सही काम नहीं कर रहा और अपने ही बॉडी ऑर्गन्स के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है। सेरेफेरिस जो बीमारी पाकिस्तान में मैं देख रही हूँ वो रूमेटाइड आर्थराइटिस या गाठिया की बीमारी है, जिसमें मुख्तलिफ जोड़ों में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, सोजन आती है, लाल हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। पेशेंट के लिए उठना बैठना, डेली रूटीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह नंबर 2 पे जो बीमारी जिसको मैं जिक्र करना चाहूँगी वो लूपस की बीमारी है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अगेन इसमें आपका जो इम्यून सिस्टम या दिफाई निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है और आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल अपनी पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो शुरू शायद कमर के दर्द या हाथ के दर्द या मसल के दर्द से हों, लेकिन हो सकता है कि उसकी अंडरलाइन कोई कॉज हो और उस कॉज में कोई ऑटो इम्यून बीमारी या कोई इस तरह की कमज़ोरी भी शामिल हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन उसमें ऐसे भी है ना कि लोग अब ये नहीं कि थोड़ा सा दर्द हुआ तो आप परेशान होकर बैठ जाएं जी आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी है। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं इसमें कि आपको जिस टाइम पे आपको लगे कि हाँ दिस इज़ द टाइम कि इस वक्त मुझे जाकर एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। देखें, इसमें मेन सिम्टम तो यह आ जाता है कि जोड़ में दर्द रहना, ठीक है, और वो मुस्तकिल रह रही है। आपने कोई पेन किलर ट्राई कर लिया, कुछ और ट्राई कर लिया, वो आपकी दर्द ख़त्म नहीं हो रही है। जोड़ों में दर्द रह रही है, जोड़ सूज रहे हैं, अकड़ाहट का शिकार हैं, आप कमज़ोर फील कर रहे हैं, बुखार रह रहा है, थकावट रह रही है, खून की कमी रह रही है, और ये मुस्तकिल काफ़ी अरसे से चलती जा रही हैं चीज़ें। तो यहाँ पे मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप एक रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाएं जो कि ऑर्थोपेडिक से डिफरेंट हैं, जो मेडिकली इन बीमारियों का इलाज करते हैं। अच्छा, मतलब कि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये बेसिकली थ्रेटनिंग सिम्टम्स हैं। इसको हम रेड फ्लैग सिम्टम्स कहेंगे, थ्रेटनिंग कहेंगे। और ख़ास तौर पे सभी ने बताना चाहूँगी कि ये फीमेल्स में बीमारियाँ कॉमनली देखी जा रही हैं, बिल्कुल कॉमनली देखी जा रही हैं। और फिर यही होता है कि बीमारी इग्नोर कर दी जाती है और बहुत टाइम गुजर जाता है। जैसे जैसे जोड़ के अंदर सोजन रहती है वो जोड़ को डैमेज करती है और जोड़ में डिफॉर्मिटी आना शुरू हो जाती है। तो मेरा मैसेज हमेशा यही होता है कि आप अपने जोड़ों की हिफाजत करें। जोड़ एक ऐसा ऑर्गन है कि खुदा ना खास्ता ये ख़राब हो जाए, ये डिफॉर्म हो जाए, तो फिर ये वापस रिपेयर हम उसको नेचुरली नहीं कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की कि फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा इन बीमारियों का शिकार होती है, ऑब्वियसली क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है दिन भर का कि पेशेंट्स उस लिहाज से बहुत ज़्यादा आते होंगे, फीमेल्स बहुत ज़्यादा। वजह क्या है इसकी? क्या इम्यूनिटी
वीक होती है वैसे ही ख़वातीन की, या अपना ख्याल जो है वो बहुत कम रखती हैं, या फिर किसी ऐसे स्टेज पे आके डॉक्टर को कंसल्ट करती हैं जहाँ पर वो बेसिकली एक छोटा सा जो मसला होता है वो एक बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो चुका होता है? तीनों चीज़ें जो मैं प्रैक्टिस में देख रही हूँ यही है कि एक तो आप इग्नोर कर रहे हैं अपनी हेल्थ को, खासतौर पे फीमेल्स की अगर हम बात करें तो बाकी घर वालों का ख्याल कर लिया, लेकिन जब अपनी बारी आई तो एक पेन किलर खा के और टाइम को गुजार लिया, पड़ गया आपको। जब तक कि खुदा न खास्ता बीमारी जो है वो स्टेज बढ़ नहीं जाती। दूसरी चीज़ सभी कॉमनली जो पाकिस्तान में देख रही हूँ वो अवेयरनेस की कमी है, आगाही की कमी है। लोगों को पता नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो अब हम क्या करें। फिर यहाँ पे आ जाता है हकीम और व्हाट्सएप डॉक्टर्स और टोटके और बाकी चीज़ें, और हमारे लोग चूँकि इस पर ज़्यादा अमल करते हैं तो बाय द टाइम वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम ख़राब हो चुकी होती है। अगेन एक बड़ा कॉमन रीज़न इन बीमारियों का जो है, एक तो एनवायरमेंटल है, कुछ हमारे जीन्स में शामिल है, लेकिन जो हम हमारे माहौल से रिलेटेड है वो ये कि हमारी डाइट में ख़ास तौर पे विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, ये सर फहरिस्त ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट हैं कि ये आपके लिए प्रॉब्लम्स करती हैं, आपकी हड्डियों और जोड़ों को कमज़ोर करते हैं, और आगे जाके जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ये चीज़ें फिर आपको प्रॉब्लम पैदा करना शुरू कर देती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कांस्टेंट अगर किसी का जिस तरह आप कह रही हैं विटामिन डी, क्योंकि ये मैं इस वजह से पूछूं क्योंकि अमूमन अगर हम देखें तो ख़वातीन स्पेशली इस चीज़ का शिकार होती हैं और इस चीज़ की शिकायत भी करी होती है कि हमारा जो है जी विटामिन डी का लेवल या हमारा कैल्शियम लेवल हमेशा जो है वो लो रहता है, चाहे वो एक टाइम पे उस कोर्स को कंप्लीट कर लें, डॉक्टर ने एक दवाई दी, एक विटामिन डी की कैप्सूल खा लिया एंड देन हम उस टाइम पर वक्ती जो है वो फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा भी कम हो जाता है। क्या ये भी किसी चीज़ का आप कहें कि सिम्टम है कि जिसको आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि ये चीज़ बार बार क्यों कम हो रही है? देखिए इसमें यहाँ पे हमारे इस खित्ते में, हमारे पाकिस्तान में डेफिशिएंसी विटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ना सिर्फ ख़वातीन में, मर्द हजरात में भी। और मैं इसको डिस्करेज करूँगी कि ख़ुद से जाके कि से गोली खा लेना या कोई दवाई ले लेना, ये प्लीज़ मत करिए, आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं जो मैं बताने जा रही हूँ, जिसमें वीकनेस है, मसल्स में दर्द है, कमर में, गर्दन में दर्द आ रही है, आपके बाल कमज़ोर हो रहे हैं, आपकी बॉडी थकावट का शिकार है, आपने नींद पूरी कर लिया फिर भी फटीग्ड हैं, आपको थकावट रह रही है, मुस्तकिल रह रही है, तो फिर ज़रूर अपना विटामिन डी लेवल चेक करवाएं और उसके मुताबिक और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक उसकी जो है वो ट्रीटमेंट करें, खुद से सेल्फ मेडिकेशन मत करें। ऐसा नहीं है कि अब थोड़ा सा मसला हुआ तो आपके अच्छा मुझे डॉक्टर ने पिछली मरतबा भी ये दवाई लिख के दी थी, अब मैं दोबारा वही दवाई खा लूँगा, लेकिन जब तक अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया और वो उस चीज़ की डेफिशिएंसी आपके अंदर बार बार आ रही है तो डेफिनेटली यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है, रोमेटोलॉजिस्ट बेसिकली अगर उसकी हम बात करें, उनको अगर हमें जो है वो कंसल्ट करना चाहिए। अब डॉक्टर साहब बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, अमूमन जब हम जॉइंट्स की बात करते हैं, मसल्स की बात करते हैं, इस तरह की विटामिन्स की डेफिशिएंसी की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पर इन बीमारियों को अमूमन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं समझा जाता, और शायद यही वजह है कि लोग इसको सबसे ज़्यादा इग्नोर भी कर रहे होते हैं कि ये तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, कौन सा जान जानी है इन चीज़ों से, तो हम इनका ख्याल नहीं रख रहे होते। क्या ये वाकई ठीक है? क्योंकि अभी आपने ऑटो इम्यून डिजीज़ की भी बात की, क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं इसमें से जिसमें आपको एक रोमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप डरा भी दें। बिल्कुल ऐसा है, डराने वाली बात नहीं, इसमें बड़े फैक्ट्स हैं, साइंस के हवाले से बात आ रही है कि जो बीमारियां हैं ऑटो इम्यून, यानी कि आपका अपनी इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो गया है, ठीक है, और इसमें ये बीमारियां सिर्फ खाली जोड़ों की हद तक लिमिटेड नहीं है, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकती हैं, मिसाल के तौर पे किडनीज़ को, लंग्स को, हार्ट को। इसीलिए जो पेशेंट इन बीमारियों के शिकार होते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप रेगुलरली टाइम पे डॉक्टर को दिखाएं, अपना टेस्ट करवाएं और अपना रेगुलर विजिट जो है वो करें। ये बीमारियां मुख्तलिफ ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं, आंखों को अफेक्ट कर सकती हैं, आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर रेगुलर चेकअप रखें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि आपकी अगर कोई डिफॉर्मिटी आना शुरू हो जाती है, आप ये कहते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग तो एक हमारा एक पोर्शन हो गया कि लाइफ थ्रेटनिंग ये हो सकती हैं, लेकिन दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर ये आपके जॉइंट को लेट्स सपोज अफेक्ट कर रही हैं, हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस या गंठिया की बात कर रही हैं, और अगर आप इसका मुस्तकिल इलाज नहीं करा रहे हैं तो फिर पेशेंट खुदा न खास्ता व्हील चेयर पर आ जाते हैं, उनके जॉइंट्स डैमेज हो जाते हैं, तो वो भी एक डिसेबिलिटी है। मैं पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि ये बीमारियाँ इसी तरह ही हैं जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, डिफरेंट बीमारियाँ हैं, आप इनके लिए ट्रीटमेंट करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं तो आप ठीक रहते हैं। सिमिलरली हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों में अगर आप मुब्तला हैं तो रेगुलर दवाई खाना इतनी ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपने बात की कि बहुत सारी डिजीज़ेज जो होती हैं वो आपकी जीन्स में भी होती हैं, तो जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज़ेज इनमें से कौन सी हैं? मैं प्रिवेंशन के हवाले से यहाँ पे बात करूँगी कि आप इनको प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं, कि आपको हो कि आपकी मदर को ये बीमारी है या आपकी फैमिली में ये बीमारी ऑलरेडी रन करी है, तो उसमें किस तरह से आप पहले से ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे आपको ये अटैक ना करे या आप थोड़ा सा उसको डिले कर सकते हैं?
बिल्कुल, ये जेनेटिकली फैमिलीज़ में रन करती हैं। लाइक ए सेट के फीमेल्स में ज़्यादा इनका रोल होता है, तो फैमिलीज़ में बीमारियां रन करती हैं और आप बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं इसको। सबसे सर-ए-फ़हरिस्त तो चीज़ हमारे यहाँ ख़ास तौर पे अब कोविड की पेंडेमिक में हमने जो देखी है, वर्क फ्रॉम होम और बैठे रहना, इसमें वेट गेन। ठीक है, वेट गेन जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी 100 बीमारियों की जड़ बनेगी। तो वाई नॉट कि आप पहले इसको कंट्रोल करें, अपने वेट को बढ़ने नहीं दें। और अगर आप खुदा ना खास्ता ओवर वेट हैं तो उसके लिए आप डिफरेंट तरीके इख्तियार करें, जिसमें कोई ऐसी मैजिकल दवाई नहीं है। मैं पेशेंट्स को, लोगों को भी बता दूं, लोग आगे पूछते हैं जी डॉक्टर साहब वेट कम करने की दवाई बता दें। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत में आप अपनी डाइट कंट्रोल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डेली रूटीन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी को शामिल करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ आप लैपटॉप और कंप्यूटर्स पे या जो एक जगह पे आप बैठे हुए हैं तो बस बैठे ही रहें घंटों। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि अपने वेट के ऊपर आपने नज़र रखनी है, वेट को बढ़ने नहीं देना। सेकेंडली चीज़ आ जाती है कि अगेन लाइक ए सेड कि अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें लग रहा है कि विटामिन डी या कैल्शियम की कमी का आप शिकार हैं, ख़ासतौर पे आप फीमेल हैं, आप चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं या आपके बच्चे हैं छोटे, तो आप ज़रूर इसका ख्याल रखें कि आपका विटामिन डी और कैल्शियम पूरा हो। क्योंकि अगर आप इस स्टेज पे इसको पूरा नहीं करेंगे तो आगे जाके हड्डियों की कमज़ोरी या ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपनी थॉट को, अपने आप को पॉजिटिव रखें। हमारे यहाँ ये होता है कि थोड़ी बहुत बीमारी आ गई, कुछ कमर में दर्द आ गई, नेक में पेन आ गई, लोग डरा देते तुम्हें कैंसर हो गया है, तुम्हें ये मसला हो गया। तो इस तरह की दाएं बाएं की बातों को मत सुनें, ठीक है, पॉजिटिव रखें। एक एक्सपर्ट हेल्प ज़रूर डॉक्टर से ज़रूर लें, बजाय से कि आप कुछ और टोटके और चीज़ें करके अपना काम ख़राब करें। एक्सपर्ट हेल्प ज़रूर लें। तो ये कुछ सीधा पॉइंट्स हैं, मेरे ख्याल से लोग इसके ऊपर आई थिंक अमल करें तो बीमारियों से बच भी सकते हैं। और खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो भी गई है तो उसको टाइम पे डायग्नोस करके टाइम पे ट्रीट किया जा सकता है। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहिबा जो ये डिजीज़ होती हैं जो कि रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ जिनको हम बोलते हैं, इनमें अमूमन क्योंकि अगर जॉइंट्स और मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो अमूमन ये चीज़ आ रही होती है, लोग खुद से घर में एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट कर देते हैं, या फिर आपने बात की ना वेट गेन में, तो वो उनको लगता है कि शायद एक वैसे वीकनेस भी आ गई है और वो जाकर अपने आप को बहुत ज़्यादा एक एक्सर्शन कर लेते हैं बॉडी की, जिसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है, पर्सनली मैंने खुद देखा है कि उससे चीज़ ठीक होने के बजाय बिगड़ भी जाती है। तो क्या इन डिजीज़ में एक्सरसाइजेज जो है वो फ़ायदेमंद होती हैं? और आपने बात की ना कि ख़ुद से हम कुछ टोटके या कोई चीज़ स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें ख़ुद से मसाज भी करवाना शुरू कर देते हैं कि जी वो माई है हमारी इस इलाके की, वो बड़ी फेमस है जी, वो मसाज करेंगी तो ये हड्डी जुड़ जाएगी, ये मसल ठीक हो जाएगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी कि कितना फ़ायदेमंद है? देखिए मोस्ट टाइम इस तरह से पेशेंट अपना केस ख़राब करके मेरे पास आते हैं। ठीक है। और लाइक ए सेड कि जोड़ एक ऐसा आपका ऑर्गन है या मसल एक ऐसा ऑर्गन है कि ख़राब हो जाता है तो इसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं बिल्कुल लोगों को मना करूँगी कि ये टोटके, मसाज और इस तरह की चीज़ों से दूर रहें। ठीक है। अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें आपके जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, स्टिफनेस या कराहट का शिकार हैं और काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा आपका, तो आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर की ओपिनियन ज़रूर लें। एक्सरसाइज का जी बड़ा रोल है हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों में, और हम खुद एम्फसाइज़ करते हैं पेशेंट को कि अगर आपको फॉर एग्जांपल नी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है तो आप इसको पट्टियाँ बांध के इसको बिल्कुल रोकें नहीं इस जॉइंट को। जितना आप इसको रोकेंगे ये उतना रुकता जाएगा, उतना ये जुड़ता जाएगा। आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है, फिजियोथेरेपी करनी है ताकि वो जॉइंट अपनी स्ट्रेंथ में आ सके, उसकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ में आ सकें और आपकी बॉडी का वेट उठा सकें। तो ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं या मिथ्स मैं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में हैं कि हल्दी की टकोर कर दें और गर्म टकोर कर दें, मसाज कर दें। प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें, प्रोफेशनल हेल्प आप लें। आपको जो डॉक्टर मशवरा देता है कि अभी आपकी वो स्टेज है कि एक्सरसाइज करनी है या कुछ दिन वेट करना है जब तक हमारी दवाइयाँ असर कर लें, और उसके बाद आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट था ये, क्योंकि मैं चाहूँगी, मुझे तो लगता है कि मतलब आजकल हम हमेशा बात करते हैं ना कि बड़ी उम्र के अफराद इन चीज़ों की शिकायत कर रहे होते हैं कि ये मसाइल हमें हो रहे हैं, लेकिन आजकल अगर हम बात करें तो यंगस्टर्स भी इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। वजह उसकी ये है कि आपने वही बात की कि अगर वेट लॉस की तरफ जाते हैं तो डाइट अपनी ऐसे कर देते हैं, लाइफस्टाइल हमने अपना ऐसा बना लिया, या तो बहुत ज़्यादा गेन कर लिया या तो बहुत ज़्यादा लूज़ कर लिया वेट, और अनहेल्दी तरीके से लूज़ किया वेट, जिसकी वजह से जॉइंट्स, मसल पेन और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये भी की कि जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज़ भी हैं, तो उस पर परेशानी की उस तरह से ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप हमेशा उसको प्रिवेंट कर सकते हैं प्रिकॉशंस से। बहुत सारी चीज़ें आपने वैसे भी बता दी जिस पे बहुत अमल कोई भी बंदा वैसे भी कर सकता है। अगले सेगमेंट में कभी आपसे हम ये भी पूछेंगे कि एक्चुअली एक्सरसाइजेज ऐसी कौन सी होती हैं कि आप जब बैठ रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपको बता रहे हैं कि जी हमारी जी गर्दन की इस जगह पे दर्द है, तो वो भी हम आपसे टूट के लेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, हैव अ गुड डे। थैंक यू जी।